विपक्षी दलों की जो बैठक बेंगलुरु में प्रस्तावित थी, उस बैठक की आज शुरुआत हो गई है बेंगलुरु में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ताज वेस्ट एंड होटल है बेंगलुरु में, और इस होटल में आज 26 दलों का जमावड़ा है। उसी होटल के ठीक सामने हम लोग मौजूद हैं और पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बैनर है। इस बैनर पोस्टर को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कितने दलों के नेता यहाँ हैं और जिनके जिनके फोटो आ सकते थे आ गए हैं फोटो। और इस बीच हमारे साथ दो खास वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं। शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी, आप दोनों का स्वागत करता हूं बेंगलुरु में। और 26 बनाम 29 की बात हो रही है प्रशांत जी। एक तरफ आज जो कल ही एनडीए की बैठक होनी है और कल एक अहम बैठक यहाँ विपक्षी दलों की भी होनी है। आज शाम को सोनिया गांधी डिनर डिप्लोमेसी भी करने वाली हैं। जरा आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि क्या कुछ आप देख रहे हैं। पिछले 2-4 घंटे से हम लोग इन्हीं गलियों में घूम रहे हैं और जमावड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, हमारे सामने जो ये होटल है और पीछे नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं, ये सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं लगभग सभी आ चुके हैं, और ये नहीं आए तो इनके सेकंड नंबर के लोग आ चुके हैं। और शाम तक ये सभी नेता यहाँ होंगे जिनकी तस्वीरें पीछे हमारे दिख रही हैं आपको। यहाँ पे 2 दिन, आज और कल, देश की राजनीति का और 2024 के चुनाव का रोड मैप तैयार होगा। यहाँ से तैयार होगा कि कौन कैसे कितनी सीटों पर किन नारों के साथ किन प्रोग्राम के साथ चुनाव में जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी घटना बेंगलुरु में हो रही है। और दूसरी, जैसा आपने कहा कि संख्या का कोई कंपटीशन, जैसा कि एनडीए की बैठक भी, हालांकि ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी, एनडीए की बैठक अचानक हुई है जब उन्होंने राजभर की पार्टी के साथ तालमेल किया। उस बैठक में एक नंबर आया 29 पार्टियों का। देखिए फर्क ये है राजीव जी, यहाँ जो लोग हैं उनमें कई राज्यों की सरकारें भी हैं जिनके पास। वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, झारखंड है, महाराष्ट्र में थी सरकार, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तो राज्य हैं ही, लेकिन कांग्रेस के राज्यों के अलावा ये वो लोग हैं जो बड़े राज्यों की सरकारें चला रहे हैं। केरल, वामपंथी पार्टियां भी हैं यहाँ पे। तो इसलिए इस बैठक का उस एनडीए की बैठक से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि वो जो जिनसे अभी एनडीए ने टाई अप किया है वो क्या है, वो क्षेत्रीय दल तो ये भी हैं, लेकिन एक छोटे भूगोल के या एक जातियों के नेता हैं वो। और उनके साथ बीजेपी अपना सोशल इंजीनियरिंग का तालमेल जरूर बिठाएगी। कुछ सीटों का उनको फायदा भी उसमें हो सकता है या कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन यहाँ जो नेता इकट्ठा हुए हैं विपक्षी एकता में, वो नेताओं पैन स्टेट, यानी जिस भी राज्य के हैं उस राज्य के सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े नेता या मुख्यमंत्री हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों बैठकों में जो बेंगलोर में हम देख रहे हैं। यहाँ पे तमाम लगभग जो है वो 2/3 भारत जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, 2/3 भारत यहाँ दिखाई दे रहा है। संख्या बल उनका कहे तो ज्यादा है, 29 बनाम 26 की बात हो रही है शकील अख्तर जी। और ऐसे में संख्या बल महत्वपूर्ण है, या जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि यहाँ आधा भारत या 2/3 भारत जो है यहाँ मौजूद है। मीडिया का जमावड़ा भी है। क्या कुछ अंदर चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, जरा आप तक तो बेहतर खबरें रहती हैं, बताइए। सबसे पहले तो राजीव जी, बंदों को तोला जाता है, उनका वजन देखा जाता है, गिनती बढ़ाने से कुछ नहीं होता। आज की ये जो बेंगलुरु की मीटिंग है, इसने देश का नैरेटिव सेट कर दिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस जो है एजेंडा सेट कर रही है और बीजेपी पीछे पीछे उसको फॉलो कर रही है। पटना की बैठक के बाद और बेंगलुरु की बैठक तय होने के बाद भाजपा ने एनडीए की बैठक बुलाई, लेकिन आपको याद होगा कि उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में छाती ठोक ठोक कर ये कह चुके थे कि एक अकेला सब पर भारी। वो कहते थे
कि कांग्रेस को बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ रही है मेरा मुकाबला करने के लिए, लेकिन मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और आप देखिए कि उन्हें जरूरत पड़ी, और जब जरूरत पड़ी तो 9 साल में उन्होंने अपने जो विश्वस्त साथी थे उन्हें खो दिया था। शिवसेना सबसे ज्यादा स्वाभाविक साथी मानी जाती थी, वो चली गई। पंजाब में अकाली दल बहुत ही विश्वस्त साथी माने जाते थे, वो चले गए। अब वो लाए किसको? जीतन मांझी को, राजभर को, चिराग पासवान को। चिराग पासवान रोते हुए अपने पिता के बंगले से बाहर निकले थे। अगर उसी वक्त उन्हें मंत्री बना दिया जाता जिसका आज वादा किया जा रहा है तो वो सीन नहीं होता। और वहां से जब वो निकले थे तो उससे पहले उन्हें सांत्वना देने के लिए कौन पहुंचा था? राहुल गांधी और लालू यादव। लेकिन चिराग पासवान को आज मोदी जी ज़्यादा सूट कर रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, और राजभर ने तो क्या क्या नहीं कहा। तो खैर वो मुद्दा नहीं है, न ये कोई मुकाबला है। 29 से वो 30 की संख्या बताने लगे, वो 30 संख्या हो गई है वो। तो वो संख्या एक आदमी का एक दल के हिसाब से कोई भी कितनी भी बना सकता है। और मोदी जी अभी भी इतने ताकतवर हैं, अमित शाह भी इतने ताकतवर हैं कि वो इस संख्या को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे अब नैरेटिव बदलने वाला नहीं है। देखिए नैरेटिव अब देश में क्या बन गया कि राहुल गांधी जो है वो मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष को उन पर पूरा भरोसा है। इसलिए विपक्ष के नेता आज यहाँ आए हैं। अभी अंदर जिसके बाहर हम खड़े हुए हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुंच गए हैं। बाकी भी ज़्यादातर नेता पहुंच गए हैं। कुछ आज देर रात तक आएंगे, कुछ कल सुबह आएंगे। आज जो है सबसे खास बात जो है वो ये देखने की है कि विपक्षी दल जो राहुल पे अटैक कर रहे थे, जो कांग्रेस पे अटैक कर रहे थे, आज वो इस बात को समझ गए हैं कि इस लड़ाई को राहुल और कांग्रेस ही लड़ सकते हैं। तो इसलिए वो साथ आ गए। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, तो शरद पवार, ये सारे दल जो हैं थोड़ा शंका में थे, संकोच में थे। कुछ थोड़ा द्वेष भाव भी रखते थे, कुछ ईर्ष्या भाव भी रखते थे। बहुत सारी वजह थी और वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस और कांग्रेस में भी राहुल के साथ जुड़ने से परहेज करते थे। लेकिन आज जब राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद उन्होंने पूरा नैरेटिव बदल दिया। फिर जो लोकसभा में अडानी के खिलाफ उन्होंने भाषण दिया, पटना सम्मेलन में क्या हुआ? आकर्षण का केंद्र राहुल थे। इतने सारे दलों के बीच हर आदमी राहुल को सराह रहा था। और फिर उसके बाद राहुल मणिपुर चले गए। उस मणिपुर में जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी आज 2.5 महीने बाद भी उसका एक पहला लेटर एम हिंदी में अक्षर म नहीं बोल रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन प्रस्ताव पास कर रही है। अमेरिका स्थित भारत का राजदूत वो भारत में रहते हुए वो कहता है कि हमारी मदद की जरूरत है, सीधा हस्तक्षेप। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी नहीं बोल रहे। तो ये विपक्षी दलों को लग रहा है कि राहुल गया, राहुल ने बोला, राहुल में वो हिम्मत है, राहुल में साहस है। तो आज लोग राहुल के साथ, कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और आज समूचा विपक्ष एक हो गया है। और उसके बाद हम बाद में देखेंगे कि और क्या होता है, बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस ने नैरेटिव सेट कर दिया है। कांग्रेस ने नैरेटिव सेट कर दिया है और इस विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में, सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी रहेंगे, ये साफ है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी साथ साथ यहाँ पहुंचे हैं और थोड़ी देर पहले पहुंचे। शाम को आज रात का जो डिनर है वो सोनिया गांधी दे रही हैं और उससे पहले कल क्या कुछ होना है उसका एक एजेंडा सेट होगा। उस एजेंडे पर आज आम सहमति होगी और उसको सामने लाया जाएगा। तो एक तरफ 26 दलों के नेता यहाँ जुट गए हैं, ऑलरेडी बहुत सारे नेता पहुंच चुके हैं। जिन दलों के प्रमुख नेता नहीं पहुंचे हैं, जैसे टीएमसी, ममता बनर्जी नहीं आई हैं और आज डिनर में भी नहीं रहेंगी क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और चोट लगी थी। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी थी और कल वो लेकिन मीटिंग में पहुंच रही हैं अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ में। और साथ साथ उधर आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में आज से ही विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और एनसीपी में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के आज शरद पवार ने महाराष्ट्र में, मुंबई में ही रहना मुनासिब समझा
और शायद वहां भी कुछ और खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में। जो कुछ भी बाहर निकल के आएगा, खिचड़ी कैसी पकती है वो जरूर, उसका स्वाद आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसलिए वो भी आज नहीं पहुंच रहे हैं डिनर में। लेकिन कल दिन भर शरद पवार भी यहाँ हैं, कल दिन भर यहाँ ममता बनर्जी भी हैं। उनके अलावा तमाम वरिष्ठ दलों के बड़े बड़े दलों के नेता, छोटे दल हों जो भी हों, लेकिन वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद हैं और सब एक साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। जो फर्क दिखाई दे रहा है एनडीए के कुनबे में और यूपीए के कुनबे में, ये नाम यूपीए हो या कुछ भी हो, इस कुनबे में, विपक्षी दलों के कुनबे में, वो ये है कि जैसा अभी शकील अख्तर जी भी बोल रहे थे और प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे कि एक पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कि एक पूरा हिंदुस्तान और बड़े बड़े दलों के नेता इस खेमे में मौजूद हैं। और ये जो बड़े दलों के नेता हैं प्रशांत जी, उसमें लालू प्रसाद यादव जो हमेशा चुनाव के नैरेटिव को सेट करते हुए दिखे हैं, वही लालू प्रसाद यादव जो राहुल गांधी को भी दूल्हा बनने की बात कह रहे थे। और यहाँ आपको भी लगता है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी अब ये जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है वो दिखाई देगी कल जो बैठक होनी है? देखिए, ये जो क्षेत्रीय दल हैं, इनकी अगर आप पिछले 2 दशकों की 3 दशकों की राजनीति आप देखिएगा तो इनकी राजनीति 3 चीजों पर टिकी रही है। इनकी राजनीति टिकी है समाजवाद पे, यानी वेलफेयरिज्म पे। दूसरा इनकी राजनीति टिकी हुई है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, और तीसरा सेकुलरिज्म पे। और इन तीनों, समाजवाद, सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय, इन तीनों मुद्दों पर ये क्षेत्रीय पार्टियां कमोबेश अपनी वैचारिक दायरे के अंदर रही हैं। भले ही पीछे कभी इन्होंने अगर बीजेपी से हाथ भी मिलाया तो बीजेपी को मजबूर किया कि वो 370 धारा 370 या राम मंदिर या यूनिफॉर्म सिविल कोड को पीछे रखे। उस शर्त में ये लोग गए थे। ममता बनर्जी अगर वाजपेयी जी के साथ गई थी तो ये शर्त के साथ गई थी। तो क्षेत्रीय दलों ने अपनी बात बीजेपी से मनवाई थी। कुल मिलाकर मैं जो कहना चाह रहा हूँ राजीव जी, कि एक वैचारिक घेराबंदी के तहत ये क्षेत्रीय दल हैं और राहुल गांधी का जो वैचारिक प्लेटफॉर्म है वो इनसे मेल खा रहा है। बिल्कुल। इसलिए मैं एनडीए के बारे में जब कहता हूं कि मुझे शुभा होता है कि जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले जो दल हैं, जो सैकड़ों साल से अपने समाज के हुए शोषण के विरुद्ध एक खड़े हुए हैं, वो मनुवाद की पार्टी या एक ऐसा आरएसएस के साथ हाथ मिलाएंगे जहाँ पे हमेशा जो उनका मुखिया होता है वो ब्राह्मण होता है, चित्त पावन ब्राह्मण होता है, तो वो वैचारिक प्लेटफॉर्म नहीं होगा। तो वो एक अपॉर्चुनिस्टिक है, उनको भी चाहिए सत्ता का मज़ा और इनकी मजबूरी है, इनको गिनती दिखानी है। लेकिन ये गिनती, जैसे शकील साहब ने कहा कि गिनती कोई मतलब नहीं है। तराजू में आप छोटे छोटे चीज़ रख रहे हैं और एक तरफ भारी वजन है। और दूसरी एक बात और राजीव जी का, कि बीजेपी एनडीए का प्रभाव बढ़ाने के लिए चंद्रबाबू नायडू से ही बात कर रही है, तेलुगु देशम पार्टी से। वो बीआरएस की तरफ भी देख रहे हैं। ये वो पार्टियां हैं जिनका पैन स्टेट आधार है, पूरे राज्य में आधार है। लेकिन इनका जो वोट बैंक है, इनका जो जनाधार है, वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से हिल जाएगा। इनको 100 दफे सोचना पड़ेगा, और खासकर गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में। अभी कर्नाटक के चुनाव हुए, हमने देखा था, हम लोग थे यहाँ पे, कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ एक सेंटीमेंट सब जगह है। वो फेडरलिज्म की वजह से है, वो हिंदी को थोपने की वजह से है, ये कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से है। वो इन राज्यों में नहीं चलती है। यहाँ के क्षेत्रीय बीजेपी के नेताओं ने भी कहा था सेंट्रल लीडरशिप को कर्नाटक के चुनाव के पहले कि यहाँ पे टीपू सुल्तान मत लाइए, चुनाव हार जाएंगे आप। ये लाए और चुनाव हार गए। तो इसलिए गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों की जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको बीजेपी में आने में बड़ी हिचकिचाहट होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी में आखिर आए तो कैसे आए, लेकिन कौन कौन आएंगे, कौन सी पार्टियां आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ जो हम कुछ देख रहे हैं शकील अख्तर जी, बैनर पोस्टर्स चारों तरफ हैं,
ये जरा दिखाइए, वो पीछे आप देखिए, ये सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं आपको, उनके ठीक पीछे राहुल गांधी दिखाई देंगे, और रोड के दूसरे साइड जरा दिखाइए, गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अलग अलग दलों के नेता दिखाई दे रहे हैं। 4 मिनट में दर्शकों को आवाज आ रही होगी हुटर की, कोई ना कोई मुख्यमंत्री, कोई ना कोई बड़ा वीआईपी यहाँ आ रहा है, और पूरे देश का मीडिया अगर दिखा पाए तो आप देखिए कि पूरे देश का मीडिया, देखिए दूसरी साइड पूरे देश भर का मीडिया है। आप तो कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे, कैसी तैयारी आपको दिख रही है शकील अख्तर जी? हम लोग एयरपोर्ट से निकले और यहाँ तक पहुंचे हैं, चारों तरफ होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर सबसे भरा हुआ है, एक अलग माहौल दिखाई दे रहा है। और प्रशांत जी, आप याद कीजिए कि हम लोग जब चुनाव के समय आए थे तो ऐसा माहौल नहीं था। जी शकील जी। अभी देश के मीडिया की बात हुई तो एक छोटी सी बात उसमें कह दें कि पूरे देश का मीडिया यहाँ आया हुआ है, सारे पत्रकार हैं, दोस्त हैं, लेकिन वहाँ चैनल पे कितना चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। ये रिपोर्टर ज़मीन पे कवर करते हैं, कैमरामैन कवर करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे स्टूडियो से वो कितना चलाया जा रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात जो राजीव जी आपने कही, हम पहली बार ऐसा उत्साह देख रहे हैं जब किसी राज्य में विपक्षी दलों की मीटिंग हो और ऐसा उत्साह देखने को मिले। पूरे शहर को होर्डिंगों और बैनरों से पाट रखा है और सारे नेताओं के लगे हैं। ये अलग बात है कि किस सड़क पे किसी के ज्यादा हैं, किसी पे किसी के ज्यादा हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के सारे नेताओं के तो हैं ही, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल के तो हैं ही, लेकिन इसके साथ में लालू प्रसाद यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, केजरीवाल, अखिलेश यादव, सारे नेताओं के किस किस के नाम हम लें आप? जयंत चौधरी हैं, जयंत चौधरी, जिनके ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं। जयंत चौधरी के बारे में, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो नहीं आएंगे, जयंत चौधरी हम लोगों के सामने ही अंदर गए हैं, वो भी आ गए हैं। तो अंदर इस वक्त जो है मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि अंदर नेता लोग सब आपस में अनौपचारिक रूप से मिल रहे हैं, वो मुलाकातें शुरू हो गई हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर्मल मीटिंग से पहले कल फॉर्मल मीटिंग होगी और उसके बाद 5:30 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सारे नेता मौजूद होंगे, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार केजरीवाल जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर नहीं रहेंगे और वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। पटना की मीटिंग में देखा था कि आपने केजरीवाल चले गए थे और कह के चले गए थे कि जब तक कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी। वैसे तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, कौन सा स्टैंड? हम बहुत दिनों से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, कांग्रेस इस अध्यादेश का समर्थन कर ही नहीं सकती, और ये बात बीजेपी को भी मालूम है और केजरीवाल जी को भी मालूम है। कांग्रेस को करना है, फिर भी वो घोषणा चाहते थे ना। घोषणा तो है, कई चीजें अंतर्निहित होती हैं, तो उसकी घोषणा का कोई मतलब नहीं। आज भी कांग्रेस के मुंह से ये शब्द नहीं निकले कि हम अध्यादेश का विरोध करेंगे, ऐसा तो नहीं बोला ना। उसने बोला कि संघीय ढांचे के खिलाफ जो भी होगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, वो सिंपल बात है। अब देखिए, इस वक्त जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, विपक्षी पार्टी को खेल नहीं खेलना चाहिए। खेल खेलना सबको आता है, कांग्रेस से लेके जो सबसे छोटी पार्टी इसमें होगी उसको भी खेल खेलना आता है। ये मौका है कि आप 2024 में मोदी जी को हैट्रिक करने से रोकने के लिए गंभीर हैं या नहीं। आप चाहते हैं कि मोदी हैट्रिक कर लें तो ठीक है, फिर अलग अलग हो जाइए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन सब इस बात को जानते हैं कि मोदी जी अगर 2024 में वापस आ गए तो ये जितनी भी पार्टियां हैं इनमें से कईयों का भविष्य खत्म हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता, न कांग्रेस खत्म होगी। लेकिन छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनमें से कौन रहेगा, कौन बचेगा? आज सब खुलेआम कह रहे हैं कि ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो, कौन बचा हुआ है इनसे? लेकिन 9 साल में एक आदमी, एक नेता लगातार हिम्मत से काम कर रहा है, बोल रहा है हर मसले पे। वो कौन है? राहुल गांधी, जिसके बारे में कहते हैं कि उसे डर नहीं है, और वाकई राहुल किसी से नहीं डरते। और ये राहुल का न डरना ही जनता में हिम्मत पैदा कर रहा है, और ये राहुल का न डरना ही विपक्ष के अंदर उम्मीदें पैदा कर रहा है। बिल्कुल,
राहुल ने नारा भी दिया था डरो मत का, तो डरो मत का नारा यहाँ भी शायद बुलंद होता हुआ नजर आएगा जब 26 दलों के नेता एक साथ एक मंच पे आएंगे। जरा देखिए यहाँ तमाम दलों के नेताओं के जो हैं वो आइए इधर जरा देखते हैं। तमाम दलों के नेता जो हैं उनकी तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही हैं और ये यूनाइटेड वी स्टैंड 17 तारीख है, 17-18 जुलाई बेंगलुरु कर्नाटका। तमाम दलों के नेता हैं, सबको शायद ये 26 होंगे, हम गिने तो नहीं हैं, 3 ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 18 और 19 20 21 22 23 और 3 26 नेता यहाँ ऑलरेडी पहले से इनकी तस्वीर यहाँ लगा दी गई है। इसका मतलब ये पहले से कंफर्म थे, प्रशांत जी कंफर्म थे। इसमें आप देखिए कि अधिकांश जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं उसमें या तो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं या पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। एक बात, दूसरी बात देखिए, शकील जी ने और हम लोगों ने और शकील जी ने मुझसे ज़्यादा जो दौर देखा है राजनीति का और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का, तो हमने गैर कांग्रेसवाद में हमारा करियर बढ़ा हुआ है। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति हमने देखी है और जब भी विपक्षी दल एक हुए हैं इन्होंने किला फतेह किया है, ये भी इतिहास है। लेकिन आप देखिए कि पहली बार ये हो रहा है कि इस देश में गैर भाजपा गोलबंदी हो रही है। ये इतनी बड़ी गोलबंदी भाजपा के खिलाफ जो हो रही है, ये कभी कांग्रेस के खिलाफ हुआ करती थी। कैसे पलट गया सिक्का, समय कैसे उलट गया एकदम, और ये मोदी जी के का करिश्मा है जिन्होंने किया। और आखिरी व्यक्ति जो चल कर आए हैं गैर कांग्रेसवाद का जो नारा देते रहे, वो अरविंद केजरीवाल है, जिनका मेरे सामने पोस्टर दिखाई दे रहा है, वो भी यहाँ पे होंगे। बिल्कुल हमारे सामने देखिए जो अभी दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन, अलग अलग तस्वीरें सबकी एक पोस्टर पे एक बैनर और बहुत लंबी होर्डिंग है। ये रोड के बिल्कुल इस ताज होटल के ठीक सामने ये रोड है और रोड के उस साइड आप जो बैनर देख रहे हैं जिसमें अलग अलग तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी हैं, फिर आप देखिए नीतीश कुमार हैं, MK स्टालिन हैं, ममता बनर्जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, फिर आप देखिए शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे के बाद आप देखिए अरविंद केजरीवाल मोस्ट अवेटेड थे, फिर हेमंत सोरेन हैं, फिर आप देखिए अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, और नीचे एक बड़ी सी तस्वीर दिख रही है यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की, और उधर पीछे देखेंगे तो एक दूसरा पार्ट है जिसमें और भी तमाम नेताओं की जो प्रमुख नेता हैं वो आ रहे हैं, उन सबकी तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं कल हकीकत में जब एक साथ एक पैक्ट पे कहीं न कहीं एक समझौता तो होगा ही शकील जी, उस डिक्लेरेशन तो होगा, एक जो कहते हैं उसको कि एक घोषणा पत्र टाइप का कुछ तो, मैनिफेस्टो टाइप का कुछ तो आएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम प्लान कुछ तो होगा जिसके तहत ये अगले चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में कैसे आगे जाना है, विधानसभा के चुनावों में क्या रणनीति होगी, इन तमाम मसलों पे कल दिन भर जब ये तमाम नेता एक साथ बैठेंगे तो कुछ न कुछ निकल के तो आएगा ही। जी जरूर कुछ ना कुछ निकल के आएगा। उसी के लिए हमने आपको बताया था कि अनौपचारिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये सारे नेता जो आए हैं उनके साथ उनकी पार्टी के एक एक दो दो नेता और आए हैं प्रमुख रूप से, जो ये सारी बातें कर रहे हैं आपस में कि अभी फिलहाल सेकंड मीटिंग के बाद हम क्या क्या चीज़ें जो हैं पब्लिक के सामने ला सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करने के लिए हमें अभी इसके बाद अगली मीटिंग का इंतजार करना चाहिए, और अगली मीटिंग से पहले हम लोग इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जो मूल बात है जो तय हो गई है कि अब हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। बात अभी तो आए बिल्कुल, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इसके मुकाबले छोटी चीज़ें हैं। मेन चीज़ है कि हम 26 दल जो अगली मीटिंग में इससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हमारी संख्या और बढ़ जाएगी, एक साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे और हमें 2024 में मोदी को रोकना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और देखिए इसी के लिए ये अपना जो है प्रोग्राम सेट करेंगे कि किस तरह
हम वापस जनता को बेरोजगारी और महंगाई के इशू पे ला सकते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर ला सकते हैं। अभी सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि राहुल का जो वीडियो रिलीज हुआ है और जिसमें राहुल जो है हरियाणा में गांव वालों से बात कर रहे हैं, तो गांव वालों ने सिर्फ 2 इशू पे बात करी है। आप देखिए, ओनली 2। एक, बेरोजगारी, काम नहीं है, लड़का बेरोजगार है, हमें काम नहीं मिल रहा। दूसरा, महंगाई, सबसे बड़ी चीजें। और इसके अलावा तीसरी चीज समझ में आई, जो राहुल ने एक वृद्ध महिला की आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का न रहना। पहले क्या था कि सरकारी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल जगह जगह हर साल में 2 बार आई कैंप लगाते थे, मुनादी होती थी। और सारे महिलाओं को, वृद्धों को ले जाके उनमें बड़े प्यार से उनका फ्री में ऑपरेशन करवा दिया जाता था, उनको चश्मा भी फ्री में दिया जाता था। लेकिन आज नहीं है। आज एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन का मिनिमम खर्चा मालूम है कितना है? मिनिमम 20 से 25 हजार रुपये आ रहा है मिनिमम, और बड़ा जो है वो लाख से ऊपर जा रहा है। वो लेंस के नाम पे बार्गेनिंग करते हैं कि सर कौन सा लेंस लगा दें, मैडम कौन सा लेंस लगा दें। तो राहुल ने वो करवाया, वो एक दूसरा मुद्दा है। तो ये सारे जो बेसिक मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, सरकारी स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये सब पे अब फोकस करने वाले हैं ये, और इसका डॉक्यूमेंटेशन करके कि इनको जनता के बीच किस तरह ला सकते हैं ताकि मोदी का जो हिंदू मुसलमान का एजेंडा है उससे जनता मुक्त हो सके। जनता उस नशे में गिरफ्तार है और उस नशे से मुक्ति भी चाहिए, मगर उसके लिए कोई डॉक्टर चाहिए उसको, और एक मेडिकल सलाह चाहिए, वो ये लोग देने वाले हैं। बिल्कुल, मेडिकल सलाह, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि 18 तारीख कल जब इनका डिक्लेरेशन, विपक्षी दलों का एक बेंगलुरु डिक्लेरेशन हम सबके बीच आएगा, हम सबके सामने होगा, जो हम आप तक पहुंचाएंगे, तब उसके बाद जो परिस्थितियां आएंगी, उसके बाद परिस्थितियां मोदी सरकार की कहीं न कहीं बहुत मुश्किल वाली, एक अकेला सब पर भारी की जो बात होती रही है मोदी जी की तरफ से, वो जो वेटेज है मोदी जी का, वो कितना काम करता है, क्या तब भी यानी 18 तारीख के बाद भी परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी? क्या देश की राजनीति आज जैसी है वैसी कल भी होगी? इसमें 100% फर्क आएगा, ये तय मानिए। चुनाव जो है 2024 का बहुत ही मजेदार होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव की ही तैयारी है, और इस तैयारी में विपक्षी दल बेंगलुरु में जुटे हैं। पहले पटना में जुटे थे, उसके बाद बेंगलुरु में जुटे हैं। मौसम खुशनुमा है यहाँ का, तापमान दिल्ली से कम है और ठंडक भी है। शायद इसके बाद तमाम विपक्षी दलों के चेहरे पे भी एक ठंडक दिखाई दे, और वो ठंडक की हाँ शायद एक जीत की उम्मीद के साथ आगे बढ़े विपक्षी दल। तो बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सबको